तुम्हें समेट लूं या तुम में सिमट जाऊं, तुम्हारी नजर हो या मेरा नजरिया, बस प्यार बरसना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। कुछ जितना सोच पा रहे हैं उतना कर पा रहे होंगे और कुछ उससे भी ज्यादा और कुछ बिल्कुल नहीं कर पा रहे होंगे। आपने देखा होगा आज की क्लास में हमारा स्टार्टिंग का जो टाइटल था वो यही था कि टेम्परेरी फन या एक स्टेबल लाइफ, फैसला तुम्हारा है। बच्चे जब तैयारी शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली आते हैं या घर पे भी होते हैं, आजकल तो मोबाइल अपने आप में इतना बड़ा साधन है एंटरटेनमेंट का, और वो ये काम चालू कर देते हैं कि यार 1-2 साल ठीक है मस्ती करते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपके हाथ में कि या तो इन 1-2 साल मस्ती कर लीजिए या अपनी आगे की लाइफ को अच्छा बना लीजिए, क्योंकि ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी ना कभी मेहनत नहीं की। एक वक्त सबने ऐसा जिया है जहां मेहनत की है, जहां मेहनत सच में लगती है। जैसे किसी महिला को भी अगर पाना है तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने 5 महीने बहुत कठिन होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब मैसेजेस, ख्याल रखना, खुश रहना, तुमने खाना खाया है नहीं, बड़ी मेहनत लगती है। और जब एक बार वो चीज अचीव कर लेते हैं तो फिर वो पूछने लगती है, लाइफ आसान बन जाती है। अब आपको देखना है, मैं ये देख रहा हूं आज बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ यूट्यूब या नई नई सीरीज आ रही हैं या फिर जियो सिनेमा पे आईपीएल चल रहा है फ्री, ये सब देख के सोच रहे हैं अरे जियो सिनेमा पे आईपीएल फ्री है, देख लेते हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी जिंदगी का कितना कीमती वक्त ले रहा है। और सोचिए कि पेपर सर पे है, आज से 57-58 दिन पेपर के बचे हुए हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कल से नहीं देखेंगे, फिर सोचते हैं चलो 28 तक ही तो आईपीएल है, देख लेते हैं। क्या आज हम जो कर रहे हैं उसका हमारे आगे आने वाले जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने सोचा है? क्योंकि ये संसार का नियम है, ये जिंदगी कुछ भी देती नहीं है, ये जिंदगी सिर्फ लौटाती है। अगर आप टाइम पास करेंगे तो जो टाइम पास के बदले मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। आप जो बोओगे वो आपको मिलता है, जो आप अभी मेहनत करोगे ये जिंदगी बाद में खूबसूरत लम्हे आपको लौटाएगी। आपको देखना है कि आपको करना क्या है। जब हम भी पढ़ते थे या कोई भी पढ़ता था तो पढ़ने में एफर्ट लगता है, बाकी चीजों में एफर्ट नहीं लगता। कोई भी एक आदमी जिसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल के भी अपने आप को आगे बढ़ाया है तो उसने भी एक समय पे मेहनत की है। एक समय सबको मेहनत करनी पड़ती है। आज आप देखते हो कि हमारे माँ बाप ने नहीं मेहनत की, जब उनका बचपन था, जवानी थी, पढ़ाई लिखाई पे नहीं फोकस किया, तो आज तब से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आप देखते होंगे घर में 54, 55, 60 साल पिताजी की उम्र हो गई लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग कम उम्र में मेहनत कर लेते हैं, रितेश अग्रवाल को देख लीजिए, उसने एक टाइम पे मेहनत कर ली तो आज बढ़िया जिंदगी जी रहा है। हर एक इंसान जो आज एक बढ़िया जिंदगी जी रहा है उन सब ने एक समय पे मेहनत की है। बशर्ते होता क्या है कि हम धोनी की हेयर स्टाइल तो बना लेते हैं, हम इंसान को सफल होने के बाद कॉपी करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इंसान सफल कैसे हुआ है, उसका सफर कैसा रहा है संघर्ष भरा, हम उसे कॉपी नहीं कर पाते। सबको अच्छी नौकरी चाहिए, सबको अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन सबको जल्दी चाहिए। 49 रुपए लगा के करोड़पति सबको बनना है, लेकिन सब नहीं बन पाएंगे। जो एक बनेगा वो अपवाद है, और अपवाद या एक्सेप्शन कैन नॉट बी ए रूल। वो रूल नहीं हो सकता जिसे फॉलो करके कि भाई उसने 49 लगा के 1 करोड़ जीते तो चलो मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी जीत जाऊंगा। इट कैन नॉट बी फॉलोड। ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की जा सकती। अपवाद है, अपवाद हिस्ट्री बनाती है, इतिहास अपवाद बनाता है, पता नहीं होता किसी को कि क्या बन जाएगा। अब आप देख लीजिए कि वक्त बहुत कम बचा है, आप कितना पढ़ाई में दिमाग लगा पा रहे हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी क्लास में भी बच्चों का रिस्पांस देख रहा हूँ। कई बार तो मन करता है कि कैमरे में से निकल के 5-7 लपड़ लगा दूं। जब आप देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके के अनाप शनाप बच्चे कमेंट करते हैं, तब मुझे लगता है मैं इतनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि इस क्लास को करने के लिए मेरा कितना वक्त लगता है, कितना वक्त मैं परिवार से दूर रह के सिर्फ स्टूडियो में बैठ के मेहनत करता हूं कि हाँ मैं इस तरीके से पढ़ाऊं कि हर एक बच्चे को एक एक बात समझ आ जाए। लेकिन आपका ध्यान नहीं है। आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे पागल हुए पड़े कि पूरे पूरे दिन ही गणित पढ़ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि गणित की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही है। अब ऐसा नहीं है कि गणित का शिक्षक आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है, नहीं। अब अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो रहा है तो उसमें सिर्फ गणित के शिक्षक का रोल नहीं है, वरना आप मेंस का पेपर, प्री का पेपर उठा के देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि पेपर में किस तरीके के सवाल पूछे गए। प्री में तो क्वालिफाइंग है,
जरूरी भी नहीं है कि आप 25 सवाल ठीक करें, 24 से भी काम चल सकता है। और मेंस में भी जो 30 सवाल पूछे गए उससे ज्यादा मुश्किल तो रीजनिंग पूछी गई। तो अब अगर सिलेक्शन लेना है तो बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एसएससी ने आपको मजबूर कर दिया है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, 4-4 डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। तो पागल मत होइए, ये मत समझिए कि मेरा सिलेक्शन तभी होगा जब मैं गणित के भी 8-8 10-10 शिक्षकों को फॉलो करूंगा। ये सब एक टाइम पे हुआ करता था जब गणित 200 नंबर की आती थी मेंस में और 50 की प्री में। अब वो दौर नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी समय निकालिए, बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दीजिए अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि सबका बराबर वेटेज है, बल्कि इंग्लिश का तो वेटेज और ज्यादा है जहां पे हमारा ध्यान नहीं है। जीएस भी अपने आप में कम नहीं है। कितना मुश्किल है जीएस में नंबर लाना, बट हम जीएस नहीं पढ़ पा रहे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब वो दौर चला गया है, वो जमाना चला गया है जब मैथ्स अकेले आपका सिलेक्शन करा सकता था। आप पागल रहते थे, सबको लगता था अरे ये मैथ्स का टीचर है, यही रैंक 1 बना सकता है, यही रैंक 2 बना सकता है। नहीं, वो दौर ही नहीं है। अब 30 सवाल ऐसे हलवा सवाल पूछे जा रहे हैं जो 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा कर ले रहा है, तो उसमें क्या ही इतना बड़ा रोल है। मैंने इसीलिए ज्योमेट्री उसी अंदाज में पढ़ाई है जिस अंदाज में नए पैटर्न पे सवाल आए हैं। तो आगे बीच बीच में भी बातें होती रहेंगी। स्टार्टिंग में मैंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन कही थी, इसको नोट कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हें समेट लूं या तुम में समझ जाऊं, तुम्हारी नजर हो या मेरा नजरिया, बस प्यार बरसना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत मजा आएगा। एक एक बात 842 लोगों ने हमें लाइक किया, पसंद किया, और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक एक बात। आज की जो क्लास है, जो उसका टाइटल है वो आप सबको पता है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आज हम पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज का नाम मैथ्स प्रीमियर लीग है, एमपीएल। और हमने कहा था कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ये हम हमेशा से कहते हैं कि जिसने भी मेहनत की है वो हर एक इंसान ने अपना वक्त बदला है। तुम भी रूम में लिख के टांग दो कि बेटा तेरा भी वक्त बदलेगा, तू भी वक्त बदलेगा, बस मेहनत तो कर, जिद तो लेकर आ अपने अंदर कुछ करने की। जिद है नहीं, पाना कुछ है नहीं, डिसाइड कुछ किया नहीं है, पहुंचना कहाँ है। एक बात याद रखना जीवन में कि जीपीएस भी तब काम करता है जब हम उसमें डेस्टिनेशन डालते हैं। तो आपको अपनी डेस्टिनेशन की पहुंचना कहाँ है ये एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब तो वहां तक रास्ता बना पाओगे। यही नहीं पता जाना कहाँ है, यही नहीं पता बैंक करना है कि सीजीएल करना है, सीएचएसएल करना है कि एमटीएस करना है, अभी भी घूमते रहते हैं, लेखपाल भर दिया, पटवारी भर दिया, से काम नहीं चलेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी मंजिल क्या है। ये हो सकता है कि जब आप सीजीएल की मंजिल पे चलें तो बीच में रास्ते में सीएचएसएल और एमटीएस भी आए और आप उसको पार करते हुए आगे निकल जाए। ठीक है, चलिए। मैथ्स प्रीमियर लीग एमपीएल में आप सबका स्वागत है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद त्रिभुजों के प्रकार के बाद भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बचती है उन्हें पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, शुरू करें, आप सबकी इजाजत है, क्योंकि मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। आज जितने भी बच्चे सीजीएल में सेलेक्ट हो रहे हैं वो सब अपने मेहनत के दम पे हो रहे हैं। हम बस माध्यम है, रास्ता है ये बताने का कि बेटा तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये पढ़ना है, बता सकते हैं, मेहनत आपने करनी है। त्रिभुज, a triangle is a type of polygon which has 3 sides and the 2 sides are joined end to end is called the vertex of the triangle। ट्राइंगल की मैंने डेफिनेशन लिख दी क्या है, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत फोकस इस पे नहीं कर रहा हूँ। त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज है जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की जब बात आती है तो एक बेस्ड अपॉन साइड्स होते हैं, एक बेस्ड अपॉन एंगल होते हैं। बेस्ड अपॉन साइड का मतलब स्क्लीन ट्राइंगल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। हिंदी इसकी ऐसे लगेगी, आपको ऐसे लगेगा रामायण महाभारत चल रही है, विषमबाहु समबाहु समद्विबाहु। ठीक है, तो स्क्लीन ट्राइंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज ये भुजाओं के आधार पर होते हैं, जहां पे भुजाओं में अगर कोई रिश्ता है वो ये बताता है कि त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है तो हम उसे कहते हैं विषमबाहु, यानी भुजाएं बराबर नहीं है। अगर 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं सम, मतलब बराबर, द्विबाहु। 2 भुजाएं बराबर हैं, तीनों बराबर हो जाती हैं तो कहते हैं समबाहु। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, स्क्लीन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। हिंदी में विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। विषमबाहु कोई भुजा बराबर नहीं है, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, समबाहु जिसकी 3 भुजाएं बराबर। इसी तरीके से बेस्ड अपॉन एंगल, एंगल के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज,
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटे हैं तो उसे एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहते हैं। किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 है तो उसे समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा है तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं, यानी अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। मैंने लिखा हुआ भी है कि स्क्लीन ट्राइंगल वो होता है, ट्राइंगल है ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग हैं, तो हम कहते हैं कि वो त्रिभुज कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज होगा। अब बात आती है हीरोज फॉर्मूला की। हीरो सूत्र क्या है? जब एक त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हो, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तक मैंने इतना बताया कि आज की क्लास में हम टाइप ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ट्राइंगल में हमने बताया कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, स्क्लीन, आइसोसेल्स, इक्विलेटरल यानी विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। ऐसे ही कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद हमने दिखाया कि स्क्लीन ट्राइंगल क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, तीनों कोण अलग अलग, वो स्क्लीन है। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं जिनका नाम एबीसी है तो मैं सेमी पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, तीनों को जोड़ के आधा कर सकता हूँ और हीरोज फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकता हूँ, डेल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात मानेंगे? मैंने अगला सवाल पूछ लिया आपसे, बहुत आसान सा सवाल पूछ लिया। आपने एक चीज और भी यहाँ पे लिखी देखी होगी कि एक त्रिभुज का एरिया दो बातों पे निर्भर करता है, बेस और हाइट। एक त्रिभुज का एरिया दो बातों पे निर्भर करता है, बेस और हाइट। इस पे मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा आपको, जो कि जरूरी भी है, कि हमें मालूम है कि एरिया जो है वो किस बातों पे डिपेंड करता है? एक हाइट पे डिपेंड करता है और दूसरा बेस पे डिपेंड करता है। अगर मैं कह दूं कि दो त्रिभुज हैं जिनकी हाइट बराबर है तो फिर एरिया केवल बेस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, आप जानते हैं हाइट क्या होती है किसी त्रिभुज की? जैसे ये एक त्रिभुज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज की हाइट क्या है, ए बी सी, तो आप कहेंगे कि जी ए से सामने वाली भुजा बी सी पे अगर आप परपेंडिकुलर डाल देते हो तो वो इसकी हाइट होगी। ठीक है, ए बी सी अगर आप डाल देते हो तो वो क्या होगी? इसकी हाइट होगी। अगर वो इसकी हाइट होगी तब क्या होगा? तब मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तब मैं ये बताना चाह रहा हूं मित्र कि अगर हमने एक त्रिभुज ये बना दिया, अब यहाँ पे तीन त्रिभुज है, अब यहाँ पे तीन त्रिभुज हैं, एक ए बी सी है, एक ए बी डी है, एक ए डी सी है। ये तीन त्रिभुज हैं, इन तीनों त्रिभुजों की हाइट क्या होगी? इन तीनों त्रिभुजों की हाइट क्या है? सेम होगी, सेम एच। ये तीनों त्रिभुजों की हाइट है। क्यों है तीनों की हाइट? क्योंकि ए तीनों का वर्टेक्स है, ए तीनों का वर्टेक्स है, और जब ये तीनों का वर्टेक्स है तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं। तीनों का वर्टेक्स है और वर्टेक्स से क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं सामने वाली भुजा पे। तो इसका मतलब तीनों की हाइट सेम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इनका एरिया किस बात पे डिपेंड करेगा? इनका एरिया सिर्फ बेस पे डिपेंड करेगा, और इनके एरिया का अनुपात क्या होगा? ए बी सी है तो उसका बेस बी सी अनुपात, ए बी डी है तो उसका बेस बी डी, और अगर ए डी सी है तो उसका बेस डी सी। तो ये वाली बात लिख लीजिए कि जब हम किसी त्रिभुज के अंदर उसके दो पार्टीशन कर देते हैं तो हाइट सेम होने की वजह से त्रिभुज के जितने भी हिस्से हैं या जितने भी त्रिभुज यहाँ बने हैं उन सब का क्षेत्रफल उनके आधार के अनुपात में बांटा जाएगा। ये बड़ी काम की बात थी, इसको ठीक तरीके से लिख लीजिए। आपके जो भी दोस्त यार हैं उनके पास भी सेशन के बारे में बता दीजिए। आपकी ये जिम्मेदारी भी है, मुझे ऐसा लगता है, ताकि और मजा आए जब लोग आंसर करें, हेल्थी कंपटीशन हो। गुरुदेव अपना देश कहाँ जा रहा है? या क्रिकेटर सट्टा लगाने को बोल रहे हैं और अभिनेता गुटखा खाने को बोल रहे हैं, वही। और तुम हो कि खा रहे हो। अब देख लो तुम क्या है। वो क्या है ना, हमने लोगों को भगवान बना दिया था, हमने लोगों को भगवान बना दिया था, हमारी गलतफहमी थी। अब वो हमारे उस इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं। चलिए, एक सवाल है आपके सामने,
10 सेकंड दूंगा सवाल करने के लिए, आपको 10 सेकंड में सवाल का जवाब बताना है। 10 सेकंड के बाद मैं करूंगा, आप देखेंगे सवाल करने का तरीका क्या है, सोचने की अप्रोच क्या है, तभी मजा आएगा। देखें भाई, बहुत ध्यान से समझना। त्रिभुज, देखें त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में बीसी पर बिंदु ए से बिंदु डी तक एक रेखा खींची जाती है। बीसी पर बिंदु ए से बिंदु डी तक एक रेखा खींची जाती है। ये लो, यदि बीसी बराबर 9 है, यदि बीसी बराबर 9 है, बीसी बराबर 9 है, तो डीसी कितना होगा? 3। डीसी 3 होगा। तो क्रमशः त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एडीसी के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। वाह, कमाल कमाल कर दिया। जो चीज मैंने आपको बताई वही आपने देख भी ली। ये 9 है, ये 3 है, ये 6 है, और इन दोनों त्रिभुज के एरिया का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनका अनुपात 6-3 ही होगा? 6-3, 6-3 का मतलब 2 और 1। यही सवाल का उत्तर है, और ये सवाल पेपर में आया है। कब आया है आप खुद देख सकते हैं। ये लो, CGL 2017। सबका उत्तर आ गया था, जो मैंने समझाया था, जो बात मैंने बताई थी। सबसे हो पा रहे हैं सवाल? हर बच्चा समझ पा रहा है इस बात को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? किसी को कोई डाउट तो यहां तक नहीं है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, देख लीजिएगा। ये सवाल देखिए जल्दी। दो त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के क्षेत्रफल का अनुपात 3:5 है। CHSL 2018-19 में सवाल आया है। ठीक है, बड़े प्यार से देखना, बड़े प्यार से देखना। जब दो त्रिभुज दे दिए और उनके एरिया का अनुपात दिया हुआ है, उनके एरिया का अनुपात क्या है जी? 3:5। ये एरिया का अनुपात है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है, यानी हाइट का अनुपात क्या है? वो 5:3 है। हमसे बेस का अनुपात पूछ रहा है। बेस, मैं ये बात जानता हूं कि जो बेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया अपॉन हाइट के होगा। अरे एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या होगा? एरिया अपॉन हाइट। समझ पा रहे हैं या नहीं? एक बात बता दीजिए, तेज बोलना है, प्रेम से बोलना है, मधुर भाषा में बोलना है, या चिल्लाना है? बस इतना बता दीजिए, जो आप कहेंगे वही हो जाएगा। A/H का मतलब क्या है? 3/5, अनुपात 5/3। अब चाहो तो एलसीएम ले लो अनुपात निकालने को। 5 तिया 15, 3 तिया 9। कई बार लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, और 25, यानी कि 9:25 इस सवाल का उत्तर होगा। 9:25 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही कमाल के शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टीचर बनाए हैं। मतलब मैंने उनको कहा भी कि भैया आप टीचर को भी स्किल सिखाने की जरूरत है कि उनको कैसे बिहेव करना है, वो भी बताइए। और वो सीटेट और ये सब आप ही बता सकते हो, क्योंकि आपको सबसे अच्छे से पता है चाइल्ड डेवलपमेंट और ये सारी चीजें कि शिक्षक का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो अभी अभी उनका मैसेज मिला मुझे, रोहित सर जो बनाते हैं टीचर लोगों को। देखिए एक बड़ी प्यारी सी बात है यहाँ पे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या है कि एनी टू ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम, लेंथ ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई अगर समान है और उनके सम्मुख कोण बराबर हैं, तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है जिसमें ए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब हम जब एंगल बाइसेक्टर खींचें या परपेंडिकुलर खींचें या मीडियन खींचें, वो बात एक ही होती है। मैंने लिखा हुआ भी है कि एडी परपेंडिकुलर भी है बीसी पे, और बीडी बराबर भी है डीसी, और एडी एंगल बाइसेक्टर भी है।
एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर एंगल बाइसेक्टर ही परपेंडिकुलर होता है, एंगल बाइसेक्टर ही मीडियन होता है, एंगल बाइसेक्टर ही हाइट होता है, सब कुछ होता है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात एकदम याद रखनी है। अध्ययन मंत्रा सर आप मैथ्स गजब पढ़ाते हैं। अरे सर जैसे आप सीटेट गजब पढ़ाते हैं वैसे वैसे ही उसी राह पे हम मैथ्स की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आपने देखा कि ए बी बराबर ए सी है, एंगल ए बराबर एंगल सी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर हमें हाइट निकालनी हो, जैसे कि ये h है और ये a और ये b/2, तो मैं कह सकता हूं पाइथागोरस आपने बचपन में पढ़ी होगी। आजकल तो लोग पाइथागोरस बता के भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने लिखी है। आजकल लोग a + b का होल स्क्वायर बराबर a² b² 2ab लिख के कह रहे हैं कि वी आर द ऑथर ऑफ दिस फॉर्मूला। मुझे हंसी भी आती है और शर्म भी आती है कि कैसे गणित की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। h क्या होगा? h बराबर होगा √a² - b²/4 1/2 √4a² - b², ठीक है। तो मैंने कहा एरिया क्या होगा? ½ × b × √4a² - b²/2 b/4 √4a² - b²। पेरीमीटर क्या होगा? 2a + b। तो अभी तक जो हमने इस पेज पे सीखा, मैं अभी हट भी जाऊंगा, आप लिखेंगे तब, वो मैं बता देता हूं। हमने कहा कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, और उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम ऊपर वाले वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटता है और वो परपेंडिकुलर भी होता है। या आता कैसे? कॉन्ग्रुएंसी से। जब मैं अभी आगे कॉन्ग्रुएंसी बताऊंगा तो इस चीज का प्रूफ भी बताऊंगा कि क्यों आइसोसेल्स ट्रायंगल में ऊपर वाले वर्टेक्स से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर मीडियन भी है, हाइट भी है। मीडियन मतलब क्यों है? क्योंकि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ एक छोटे छोटे से सवाल हैं जिनके उत्तर आपको 5-5 10-10 सेकंड में देने हैं। तुरंत इस छोटे से सवाल का उत्तर देंगे। एनटीपीसी रेलवे में 2021 में ये सवाल आया है। हर एक टाइप के सवाल हम यहाँ करेंगे। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए का माप आधार बी के माप से दुगना है तो एंगल सी का माप क्या होगा? मतलब इतना रद्दी सवाल मैंने कभी नहीं देखा। एंगल ए का माप एंगल बी के माप से दुगना है। अब इस सवाल के अंदर क्या ही रह गया करने को? ए, बी और सी। ए का माप आधार बी के माप से, यानी अल्फा ये है तो ये 2 अल्फा है, और अब ये अल्फा होगा क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो मैं कह सकता हूं दोस्त कि 4 अल्फा बराबर 180, तो अल्फा कितना होगा? 45। इन्होंने एंगल सी पूछा है, 45 हो जाए। 45 क्या कोई मुश्किल सवाल था? इसे मुश्किल तो छोड़ दीजिए, इसे हम टुच्चा सवाल कहते हैं। बट ऐसे टुच्चे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। आप देखिए, एसएससी सीजीएल एग्जाम मार्च 2020 में ये सवाल पूछा गया जिसका कोई स्तर नहीं है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है, आधार 18 है, तो प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई बताओ क्या होगी? बता सकते हैं क्या होगी? एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट डेड बॉडी है वो भी बताए। सोनल सिंह कह रही है सर कोई पैसा भेज रहा है। हाँ सोनल है आप, आपको कोई क्यों नहीं भेजेगा? आपको तो सुनील भी भेजेगा, आपको राजू भी भेजेगा। आपके पास किस चीज की कमी है? ये तो राहुल से पूछे कि उसकी क्या हालत है। देखिए दोस्त, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 है। मैं दो तरीके से सवाल को करना बताऊंगा, सोचना सिखाऊंगा। आधार 18 है। आधार 18 होने का मतलब कि ये 9 है, ये 9 है, ठीक है। अगर ये 9 है और मैंने मान लिया कि ये भुजा ए और ये भुजा भी ए है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है 9, ये मैंने मान लिया एच। जरूरत तो रहेगी नहीं वैसे। शिट यार, मैं क्यों ही कर रहा हूं? मतलब इस सवाल के अंदर तो मुझे लगता है चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया तो पूछा ही नहीं है। अगर आधार 18 है, बेस अगर 18 है, तो जो दो भुजाएं बच गई a + a इक्वल वो 50 - 18 हो गई, यानी कि 32। और अगर वो 32 है तो a कितना आ गया? 16। यही सवाल का उत्तर है। किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। वैसे मुझे अभी तक नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के डाउट की
दिक्कत होगी। मैं सोचता हूँ कि एक टाइम ऐसा आ जाए, ऑनलाइन एजुकेशन ने इतनी तरक्की की, इतना रेवोल्यूशन लोग लेकर आए, और कमाल का लोग रेवोल्यूशन लेके आए कि पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, उस बेसिस पे बच्चों को जोड़ा, और फिर फंडिंग आई, फंडिंग लाके फिर क्या कर दिया, फिर वापस ऑफलाइन सेंटर खोल दिए और हो गया रेवोल्यूशन। अरे ऑफलाइन सेंटर तो पहले से ही थे, इसमें खास कौन सा रेवोल्यूशन है, पहले से ही चल रहे थे ऑफलाइन सेंटर। बट कोई बात नहीं, बट मैं चाहता हूं कि अभी आपने इंडिया में एजुकेशन में इतना रेवोल्यूशन और आना चाहिए कि जब कोई बच्चा ना पढ़ रहा हो, आलतू फालतू के कमेंट कर रहा हो, तो हम कैमरे में से निकल के उसको एक थप्पड़ लगा दें, लपड़िया दें ठीक तरीके से। इतना रेवोल्यूशन अभी इंडियन एजुकेशन और मांगती है, क्योंकि भारत में लोग पढ़ नहीं रहे कैमरे के पीछे, सिर्फ मजा कर रहे हैं, सिर्फ मजा। आगे बढ़े, अगला सवाल पूछते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 सेंटीमीटर है और बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और आधार का अनुपात 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। फटाफट से सवाल बताएंगे। एक तो आजकल क्या हो गया है ना कि ये जो शॉर्ट शॉर्ट क्लिप बन के बाहर आ रही हैं, जहां से कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता कि आखिर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, ये बहुत गलत है। सबसे पहले तो भारत सरकार को इस चीज पे रोक लगानी चाहिए कि शॉर्ट क्लिप कुछ भी आ जाती है जिसके ना आगे की बातें पता है ना पीछे की बातें पता है, और वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर दी जाती है, लगता है कि ये हो क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा लिख रहा है, सर मैं आईपीएल देख रहा हूं। बेटा जिंदगी भर आप आईपीएल ही देखते रह जाओगे, जिंदगी भर यही करोगे, बैट कुट कुट घर में पटली से खेलोगे। एक दिन जब पापा आपके बल्ला लेके आपकी गर्दन तोड़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अब जिंदगी में करने को कुछ बचा भी नहीं है, सब कुछ तो मैं आईपीएल को दे चुका हूं और आईपीएल से मुझे कुछ नहीं मिला। मत पढ़ो भाई, मत पढ़ो। अब तो मैं कहूंगा भी नहीं कि पढ़ो, जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, क्या जरूरत है। समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 20 है। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा और उसके आधार का अनुपात 3:4 है। तो त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। वाह गजब। बराबर लंबाई वाली भुजाओं में से एक भुजा 3 है और आधार 4 है, तो ये भी 3 होगी। अब आपको मालूम है कि 3 और 3 6 और 4 10, लेकिन पेरीमीटर कितना है 20, तो 3 की जगह 6 डबल हो जाएगा, अनुपात था 4 की जगह 8। अब मेरे से हाइट पूछ रहे हैं, कोरिया का बच्चा भी बता देगा, ये 6 है, ये 8, ये 4, तो हाइट क्या होगी, अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चिचंग 36 में से 16 गए 20, यानी 2√5। 2√5 यही सवाल का उत्तर है। आगे बढ़े। बागी पंडित कह रहे हैं, मैं रील देखता रहता हूं, कैसे कंट्रोल करूं गुरुजी, कुछ तो बताओ। देखिए संसार में आप कुछ भी हासिल कर लीजिए, जब तक आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है ना, आप ना कभी जीवन में सुखी रह पाएंगे, ना ही जीवन में कभी आनंद महसूस कर पाएंगे। अगर आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो, कि आप अपने आप को रील देखने से नहीं रोक पा रहे हो, फिर आपका हाल वही होगा जो बापू आसाराम का हुआ, जो बाबा राम रहीम का हुआ। मत करो खुद पे कंट्रोल, मत सीखो खुद पे कंट्रोल करना। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, जल्दी जल्दी करते हैं आप सवाल ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपका भी पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट है नहीं। मेरा फर्ज है हर चीज़ बताना, मैं बता रहा हूँ। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर है। इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से 1/4 गुना है। इसके आधार की लंबाई बताओ। वाह CHSL में आया है। मतलब मैं देखता हूँ किस किस तरीके के सवाल आते हैं जो बच्चे कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम उन्हें बहुत हाई लेवल सवाल पढ़ा देते हैं, उनका ध्यान ही नहीं है ऐसे सवाल करने पर। ये कितना होगा 5/4, और इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से 5/4 है, यानी कि ये 4 है तो ये 5 है। ठीक है, तो अब परिमाप तो दिया हुआ है, तो 4 और 4 8 और 5 13, 13 की वैल्यू 91 है, 1 की कितनी होगी 7, 13 7 91। आधार की लंबाई क्या होगी 5 7 35, यही उत्तर है। 5 7 35 ही उत्तर है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत आसान से सवाल है, मैं कुछ कुछ सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये सवाल आप RW में लिख लीजिए, घर से करना है आपने। ये सवाल अभी CGL प्री में आया है 6 दिसंबर को, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि लेटेस्ट पैटर्न भी यही है, ऐसे ही पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं क्या उत्तर होगा। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQ बराबर PR 2A है। QR बराबर A है। PX पेंडिकुलर खींच दिया और PX पूछ रहा है, तो ये A/2 होगी। तो PX कितना आ जाएगा भाई, पाइथागोरस लगाएंगे तो √4A² माइनस A²/4। 4 दूनी 8 में से 4 चौक 16 में से ये गया √15A और भाग 2। डी इज द करेक्ट आंसर। टाइम ज्यादा नहीं, सबको समझ आ गया, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं बचा जिसको ना आया हो। PQRS एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है कि PQ बराबर QR बराबर 10, PQR बराबर 90 डिग्री है। PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बताइए, जल्दी से फटाफट। कौन उत्तर बताएगा, आपके पास 10 सेकंड है। तान्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बागी पंडित हमारे साथ है, बताइए, पंडित भी बागी हो रहे हैं। सर आप भी कपिल शर्मा शो में जाइए। क्यों भाई ऐसा, मैं कम कॉमेडी कर रहा हूं हैं? मैं कम शो कर रहा हूं ऐसे? यहीं पे बना देते हैं, बताओ कैसा शो बनाना है। ऐसी जलीली करेंगे तुम्हारी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे बेटा। देखो, PQRS एक समद्विबाहु त्रिभुज है। PQRS एक समद्विबाहु त्रिभुज है, प्लीज पढ़ लीजिए। देखिए, जितने भी बच्चे, मेरी गुजारिश है कि जिनको नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, बट एटलीस्ट 400-500 ऐसे बच्चे होने चाहिए कि जो वाकई में पढ़ रहे हैं, जिनको इस बार एग्जाम निकालना है, जिनको ये चिंता है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो कैसे अगले साल घर में राशन का भी जुगाड़ होगा। मेरी उन सबसे गुजारिश है कि पढ़ लीजिए प्लीज। देखें, PQ बराबर 10, QR बराबर 10, PQR 90 भी है, ये 90 डिग्री है। PQR 90 डिग्री है, ठीक है। भुजा PR पर बिंदु Q से खींचे जाने वाले लंब की लंबाई बताइए। बिंदु Q से हमने यहां से लंब खींचा, अब आप बताइए, समद्विबाहु है तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा या नहीं? मैंने यहां से परपेंडिकुलर खींचा है, ये बताना है। अब आपको पता है, अगर आप पाइथागोरस लगा दें, ये 10 और ये 10, तो 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100, 100, 200, 200, मतलब कि ये 10√2 आ जाएगा। अगर ये 10√2 है तो ये 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। अब अगर मैं वापस पाइथागोरस लगा दूं तो बता सकता हूँ ये कितना होगा, अंडर रूट के अंदर 100, 100 माइनस 55, 25 दूनी 50, 50, 50 का मतलब 5√2। बेहद आसान सवाल था, जिन बच्चों से नहीं हुआ ऐसे समझ लीजिए कि वो गोबर गड़े से। अच्छा, मैं अब एक और चीज बता रहा हूँ कि मुझे पाइथागोरस भी बार बार लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं ये कह सकता था ना भाई, अगर ये 90 का एंगल है तो ये 45 का होगा। अब ये 45 का, ये 90 है तो ये वापस 45 का होगा। ये 45, 45, तो ये भुजा बराबर आ जाएगी। तो जितनी ये आई है 5√2, उतनी ये भी आ जाएगी 5√2। बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, CHSL में आया है, परिमाप 36 है, BC की लंबाई पूछ रहा है। बेहद आसान सवाल है, RW में दे रहा हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या है? सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं।
ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, ठीक है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है, ठीक है। ये ए हमने यहाँ पे क्या किया, एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेल्स भी है या नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आइसोसेल्स ट्राइंगल में अगर हम एक वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइट भी है। वैसे ही इसमें आप किसी भी वर्टेक्स से खींचेंगे तो हर एक एंगल बाइसेक्टर हाइट भी होगा, मीडियन भी होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अब आप देखें ध्यान से, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि सारी भुजाएं बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं, हाइट क्या है, h बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3/2a, ठीक है। उसके बाद एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, या तो इस तरीके से निकाल दें, या दो भुजाएं उनके बीच का कोण sin 60, तो आपको एरिया भी याद रखना है इक्विलेटरल का, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा 3a, सेमी पेरीमीटर क्या होगा 3a/2। इतनी सारी बातें आपने अभी समझनी है, बाकी जो बातें और आएंगी वो आगे बताऊंगा। लाइक सरकम रेडियस है तो वो सरकम सेंटर में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में देख लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि ऑल सेंटर, सारे सेंटर, जब मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर और ये हाइट मीडियन सब कुछ एक जैसा होता है, तो एक बात ये लिख लो, आगे आप जानोगे सेंटर क्या होते हैं। अभी इतनी सी बात लिख लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड लाई ऑन ए सेम पॉइंट, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। एक चीज और यहाँ पे आइसोसेल्स के बारे में भी लिख लेंगे, पीछे बैक करके एक चीज आइसोसेल्स के बारे में भी यहाँ पे लिख लेंगे कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है उसमें ये सारे सेंटर, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एबीसी बराबर है ये दोनों भुजाएं, तो जो ये एंगल बाइसेक्टर है ना, सारे सेंटर इसी पे होते हैं, एक सीध में होते हैं। कैसे होते हैं, ही गो, ऐसे मैंने याद किया, आप भी ऐसे याद रख सकते हैं। प्री में या मेंस में आपसे ये बात पूछी जा सकती है, जरूर पूछी जा सकती है कि सेंटर की सीक्वेंस क्या है, वर्टेक्स टू बेस, तो हीगो, हीगो का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। ये आप लिख लो सीक्वेंस और याद भी रख सकते हो, ही गो, ही गो। सर दिमाग को ट्रेन कैसे बनाएं, अजीब पागल है, दिमाग को ट्रेन बनाने की जरूरत क्या है, दिमाग को गोबर बन जाएगा अगर ट्रेन बनाने चलोगे तो, जो है वही रहने दो उसे। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मैंने क्या कहा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सभी सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एक ही बिंदु पर होते हैं। ऑल मीडियंस, सभी मीडियंस, ऑल एल्टीट्यूड, सभी लंब, ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल एंगल बाइसेक्टर किसके बराबर होते हैं, अंडर रूट 3/2 ए के बराबर होते हैं, ठीक है। एक चीज और समझ लो जो कि बहुत जरूरी है कि अगर D एक पॉइंट है, इसके अंदर D एक पॉइंट है और उस पॉइंट से हमने क्या किया है, तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर खींचे, हाइट खींची है, ऐसे समझ लीजिए। D पॉइंट से तीनों भुजाओं पे हाइट खींची है, इसका मतलब है कि जो तीनों हाइट हैं इनका सम त्रिभुज की एग्जैक्ट हाइट के बराबर होता है, H। ये वाली बात और याद कर लेंगे और फिर फटाफट सवालों की तरफ चलेंगे। ये समझ लीजिए कि प्री देंगे या मेंस, जो मैं पढ़ा रहा हूं 7 क्लासेस में ज्योमेट्री में, अगर इससे बाहर कुछ आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात समझ के अभी यहां पे मैंने क्या बताया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ए सभी कोण 60 हैं,
जिसके अंदर सभी एंगल बाइसेक्टर ही हाइट है, मीडियन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जिस वजह से सारे सेंटर एक ही बिंदु पर हैं। इसकी हाइट √3/2 होती है। इसका एरिया √3/4 होता है। अगर एक समबाहु त्रिभुज के बीच में कोई बिंदु डी है और वहां से मैं तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डालूं तो उन तीनों परपेंडिकुलर का सम भी इसकी हाइट के बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, सवाल करिए डायरेक्ट। कैसे सवाल आए? ये एसएससी सीजीएल प्री 2022 में ये सवाल आया है। एसएससी सीजीएल प्री 2022 में ये सवाल आया है। सर पहले उसके अब्बा नहीं मान रहे थे, अब मेरे। वाह 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 बेटा, बात तो ये है कि तुम ही नहीं मान रहे हो। तुम्हारा ही अब सिलेक्शन हो गया, तुम एएसओ बन गए, तो तुम्हें लग रहा है कि यार अब कुछ और नए दहेज ट्राई करते हैं। देखो, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है, मतलब कोरिया का बच्चा भी बता देगा। मुझे हंसी आ रही है इस चीज को बताने में कि √3/4 यानी 24 का स्क्वायर कितना होगा? 144√3। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बस प्रैक्टिस कर लो, एक एक लाइन के सवाल हैं 10-10 सेकंड के, आपको पता होने चाहिए। एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा बताओ। टीयर 1 में आया 2021। अब किसको नहीं पता भाई कि √3/4 इसका फॉर्मूला होता है। ये 9√3 के बराबर है, √3 से √3 कट गया, a² 36 के बराबर आ गया, तो a कितना होगा? 6। ये इस सवाल का उत्तर है। a बराबर 6 ही इस सवाल का उत्तर है। ये सवाल एनटीपीसी रेलवे में आया। एनटीपीसी रेलवे में कई बार बड़े बड़े सवाल भी आ जाते हैं। ऐसे सवाल अब सीजीएल में भी आने की उम्मीद है, स्टेटमेंट वाले, कि इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ट्रिपल, अगर हम साइड को 3 गुना कर देते हैं, जो a है उसे हम 3a बना देते हैं, तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? आपको पता है कि जो एरिया है वो a² के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप साइड को 3 गुना कर रहे हो तो वो 9a² हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। तो सवाल में डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 9 गुना हो जाएगा तो डी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। सर आज चुल्लू भर पानी में मुंह डुबा के लाइव हूं, यही लेवल रह गया है मेरा, वो धोखा देकर चली गई है। आज तो मेरा डांटने का भी दिल नहीं है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ पढ़ाऊं। डांटने का भी मेरा दिल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कोई बच्चा उस लायक कि उसको डांटा जाए। कोई भी बच्चा उस लायक नहीं है कि उसको डांटा जाए। देखें, अभी और भी सवाल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे या और चीजों पे आएंगे, धीरे धीरे करके चीजों को समझना है। बेस्ड अपॉन एंगल, भुजाओं के आधार पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 0 से बड़े और 90 से छोटे होते हैं तो हम उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। इसमें क्या होता है? ईच एंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर 2 एंगल। इसमें एक कोण बाकी के 2 कोणों से जोड़ से छोटा होगा। सीधी सीधी बात है कि अगर आप एक कोण को 90 से छोटा ले रहे हो तो बाकी दोनों का सम तो 90 से बड़ा हो जाएगा। तो यही बात हमने बताई है यहाँ पे कि एक कोण बाकी के 2 कोणों के जोड़ से छोटा होगा। यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर से छोटा होता है। ये लिख लीजिए, बड़ी का स्क्वायर छोटा होगा छोटी 1 का स्क्वायर प्लस छोटी 2 का स्क्वायर। ठीक है, बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होता है छोटी 1 के स्क्वायर से, छोटी 2 के स्क्वायर से। केवल इतनी सी बात याद रखनी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहता है? अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा है, अगर किसी त्रिभुज का ए ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। वन एंगल इज लार्जर देन द सम ऑफ द अदर 2 एंगल, यहाँ पे एक कोण बाकी के 2 कोणों के जोड़ से बड़ा होता है। कैसे? मान लेते हैं कि ये कोण 110 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा मिला के? 70। तो बड़ा है कि नहीं?
तो यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर बड़ा कोण, यहाँ पे वन एंगल की जगह लिखेगा बड़ा कोण, बिग एंगल इज लार्जर देन द सम ऑफ अदर टू एंगल। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। आप लिख सकते हैं कि जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा ऐसे लिखेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा होगा छोटी 1 का स्क्वायर प्लस छोटी 2। यही चीज उल्टा थी न्यून कोण त्रिभुज में, यही चीज उल्टा थी न्यून कोण त्रिभुज में कि बड़ी भुजा का स्क्वायर बड़ा था छोटी 1 के स्क्वायर से, छोटी 2 के स्क्वायर से। ठीक है, क्लियर है ये बात? किसी को अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं, किसी को भी ये डाउट है तो बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। द साइड्स of a triangle are in the ratio 4:6:8, the triangle is n। ये बताना है किसी त्रिभुज की भुजाएं। ये सवाल सोचो एसएससी सीजीएल प्री में इस बार आया है, तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आ रहे हैं, सवाल तो आ ही रहे हैं लगातार। आप बताइए त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8 के अनुपात में हैं, तो बताइए कैसा त्रिभुज है। क्या कमेंट कर रहे हैं बच्चे, एक बार देखेंगे भाई। थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, आप भी सोने चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मन लगा के पढ़ लीजिए। अभी मैंने बताया, तो मैंने कहा ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, पहले तो ये 4, 6, 8 है, तो मैं अनुपात लिख लेता हूं इसका कि 2, 3 और 4 है। ठीक है, एक ही बात है। अब मैं बड़ी भुजा का स्क्वायर कर रहा हूं, 4 का स्क्वायर कर रहा हूं और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर एक साथ करके जोड़ रहा हूं। बड़ी भुजा का स्क्वायर 16 आ रहा है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो आपने देखा बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की दो भुजा के स्क्वायर से बड़ा है, और ऐसा होगा तो ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। बोलो भाई ट्राइंगल कैसा होगा, बोलो भाई ऑब्ट्यूज। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 व्हाट द टाइप ऑफ ट्राइंगल। 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 5। 9 बड़ा होगा 5 से, ट्राइंगल कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। सोचो इस तरीके के भी सवाल पेपर में आ रहे हैं। अगला पॉइंट, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की माप दे रखी है, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों की माप दे रखी है तब क्या होगा। तो देखो आपने एक चीज पढ़ी थी कि अगर बड़ा कोण बाकी के दो कोणों के योग से बड़ा है तब तो ऑब्ट्यूज होगा, और अगर छोटा है तो एक्यूट होगा, लेकिन अगर बराबर है तो राइट एंगल होगा। आप देख सकते हैं कि बड़ा कोण बाकी के दो कोणों के जोड़ के बराबर आ रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आप चाहो तो निकाल के भी देख सकते थे। 3 और 2 5 और 1 6, 6 की वैल्यू 180, 1 की 30, 3 की 90, 2 की 60। बोलो भाई आगे बढ़े, समझ गए होंगे। आप देख लो कि कैसे सवाल पेपर में आते हैं। आगे बढ़े, अनुज कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, यदि एक अधिक कोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, यदि तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव है। वाह कमाल का सवाल पूछा। ये कोई बच्चा बता सकता है? जो बच्चा इस सवाल को बता सकता है मैं मान जाऊंगा। 2200 लोगों ने पसंद किया है। सर फाइनली वी गॉट इट, यू रिपीटेड दिस टी शर्ट। ये मैंने कब पहनी है अभिनय मैश चैनल पे? मुझे तो नहीं लगता कि अभिनय मैश चैनल पे मैंने कभी ये टी शर्ट पहनी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? प्रभात लंगड़ा कह रहा है कि तुम रहना हमेशा हर सिचुएशन में इक्विलेटरल। मैं अगर स्क्लीन भी बन जाऊं कम से कम तो आइसोसेल्स तो रहना। अबे यार ये लंगड़ा की ना, सच बता रहा हूं, दोनों टांगें तोड़ने का दिल करता है, और ऐसी चीजें भी तोड़ने का दिल करता है जो टांगों के बीच में हो। पढ़ना ही नहीं है इसने, इधर उधर की बातें करा दो। केवल 2200 लोगों ने लाइक किया, मतलब कितने खुशी की बात है कि 2200 लोग पसंद कर रहे हैं।
2200 लोग पसंद कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। वाह 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 वाह। आप देख पा रहे हैं जी? देखें, यदि एक अधिक कोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 8 और 15 सेंटीमीटर हैं, यदि त्रिभुज की लंबाई एक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज संभव है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। एक अधिक कोण त्रिभुज खुद ही बोल दिया इन्होंने कि भुजाएं 8 और 15 हैं। तो देखिए, अभी हमने कहा था कि अधिक कोण त्रिभुज की दो भुजाएं इतने हैं, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो सकती है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए, मैंने मान ली तीसरी भुजा x है, x 8 और 15, x 8 और 15 है, ठीक है। अब मैं ये कह सकता हूं कि दो केस बनेंगे। पहला, 15 बड़ी है, पहला बनेगा 15 बड़ी है। दूसरा, x बड़ी है। पहला केस है कि 15 बड़ी है, दूसरा केस है कि x बड़ी है, ठीक है। अगर 15 बड़ी है तो क्या मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कि जी 15 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और अगर x बड़ी है तो x का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। हमें पता है 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है, यानी x बड़ा होगा 17 से, x बड़ा होगा 17 से, कह सकते हैं। ये लड़का किस चीज में आवाज उठाने की बात कर रहा है, रुको। केवीएस वैकेंसी में जो स्कैम हुआ है सर, उसकी आवाज उठाओ। उठा देंगे यार, हमें क्या है, हमें पता तो चले कि क्या है, क्या स्कैम हुआ है, आवाज उठा देंगे। x बड़ा है 17 से, ठीक है। यहां पे 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 225 माइनस 64, 5 में से 4 गए, 22 में से 6 गए, 16, 161। तो मैं ये कह सकता हूं कि अब 161 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, या कह सकता हूं एक्स स्क्वायर छोटा होगा 161 से। कितने से छोटा होगा, 161 का मतलब क्या है, x लगभग 12.9 से छोटा होगा और x बड़ा होगा 17 से। ये कैसी बात है, दोनों बातें आ गई निकल के। एक्स स्क्वायर बड़ा है 17 से, या तो 17 से बड़ा हो जाए x, या फिर x छोटा हो जाए 12.9 से, दोनों में से कोई एक बात हो जाए। अच्छा, अब आप में से किसी को एक बात पता है कि मैंने एक और चीज आपको बताई थी, इन्होंने दिया भी नहीं है ना कि कौन सी भुजा बड़ी है। If two sides of an isosceles triangle are 8 and 15 respectively, then how many triangles are possible? सही चीज है ना, x बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, 15 बड़ी है भुजा तो 15 का स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, तो x छोटा होना चाहिए 12.9 से, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप एक चीज तो जानते हो ना कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से, ये भी हमें कंडीशन पता है कि x 15 और 8 23 से छोटा और 15 माइनस 8 7 से बड़ा होना चाहिए, ये भी बात है, ये होना चाहिए। अब मैं इन दोनों कंडीशंस को कोलैब कर रहा हूं, देखना ध्यान से कि अगर मैं इसको और इसको लेता हूं साथ में, तो आप बताइए x की कितनी वैल्यू आएंगी कि 7 से बड़ा और 12.9 से छोटा, तो 8 9 10 11 और 12, 8 9 10 11 12 ये होना चाहिए, ठीक है। 8 9 10 11 12 होना चाहिए। इसके बाद मैंने कहा x बड़ा है 17 से लेकिन 23 से छोटा है। अगर इन दोनों को कोलैब कर रहा हूं तब कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 17 से बड़ा है तो 18 19 21 22, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 9 वैल्यू पॉसिबल है, 9 वैल्यू पॉसिबल है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिससे ये सवाल हुआ था, और सोचो ये सवाल मैंने नहीं बनाया, CGL प्री 2021 में आया, मुश्किल सवाल है।
आगे बढ़े। एक बच्चा कह रहा है सर 20 क्यों नहीं है, 18 19 20, सॉरी गलती हो गई इसलिए नहीं है 20, 20 क्यों नहीं होगा, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10। बहुत अच्छा सवाल था ये आपको सीखने पड़ेंगे ऐसे सवाल। देखिए इस केस में दो केस बने। केस तो अगर खाली ऑप्ट्यूज नहीं पूछता तो हम डायरेक्ट कह देते कि 7 से लेके 23 तक बनेंगे, 7 से लेके 23 तक। लेकिन हमने कहा एक बार कि भैया 15 बड़ी है, एक बार कहा x बड़ी है, पता नहीं है ना कौन सी भुजा बड़ी है। तो दो केस बने, अगर x बड़ी है तो x, 15 बड़ी है तो x छोटी होनी चाहिए 12.9 से, 12.9 से छोटी होनी चाहिए x। तो कितनी रख दी हमने, 8 9 10 11 12, ठीक है। और अगर x बड़ी है तो x बड़ी होनी चाहिए 17 से, 17 से बड़ी होने का मतलब 18 19 20 21 22, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। वन ऑफ द एंगल मेजर इज 90 डिग्री। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बचे हुए दोनों कोणों का जोड़ भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है, गोपाल वर्मा है, कि 7x और 23 कंडीशन कैसे आई। बेटा पिछली क्लास देख लेना, इसीलिए कहता हूं कि हर एक क्लास देख के आया करो, बीच में से कूद के नहीं। कई लोग क्या करते हैं ना, एंगेजमेंट में आएंगे ना तिलक में आएंगे, सीधे शादी में फिरों में कूद जाएंगे। अच्छा ये इसकी छोटी वाली बहन है, इसे तो हम अपने बड़े लड़के के लिए देख सकते हैं। वो बोली तुम्हारे बड़े लड़के जैसे मैं जाने कितने रोज देख रही हूं। अंकल हिसाब से बैठे रहो, नहीं तो अभी नाड़े से ही गर्दन बांध के स्वर्ग पहुंचा दूंगी। देखें एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, तो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता ही है बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, इसी को हम पाइथागोरस कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट साइड यानी बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक एंगल बी बराबर ए प्लस सी। छोटी छोटी सी बातें हैं, इस बार अलग तरीके से ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट फॉर्म एन राइट एंगल ट्राइंगल। कुछ ऐसी तीन भुजाएं जिनमें बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, तो उसे हम ट्रिपलेट कहते हैं, उसे हम पाइथागोरस थ्योरम से बनी हुई भुजाएं कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। तो अब आप देखिए 3 4 5 अगर है, 3 4 5 में आप देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 25 9 और 16 बराबर है। तो अब आप इसको किसी से भी गुणा करेंगे, जैसे आपने 2 से गुणा की 6 8 10, तो ये भी ट्रिपलेट होगा। आपने 3 से गुणा की 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। आपने 13 से गुणा कर दी, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, ये भी ट्रिपलेट होगा, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। ट्रिपलेट याद रहने से हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, ये मैं बता भी देता हूं आपको कि हम कैसे और बना भी सकते हैं। देखना ध्यान से देखना कैसे बना सकते हैं। जैसे कोई ऑड नंबर है 3, तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 9 को 1 के गैप पे तोड़ते हैं, यानी 1 घटाया 8, 8 का आधा 4 और 5 पे ब्रेक कर दिया, तो यहां से क्या बन गया 3 4 5 बन गया, 3 4 5 बन गया। ऐसे मैं किसी भी ऑड नंबर का बना सकता हूं। मैंने एक ऑड नंबर लिया बेटा 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 1 के गैप पे तोड़ूंगा, 25 में से 1 गया 24 यानी कि 12 और 13, तो आपने देखा यहां से एक ट्रिपलेट बन गया 5 12 और 13, 5 12 और 13, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 6 की बात करूं, 6 का मतलब जैसे कि इवन नंबर की बात कर रहा हूं, इवन नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 का आधा करते हैं, यहां पे आधा करते हैं 18, और 18 को 2 के गैप पे तोड़ते हैं, यानी 2 घटाया 16, 16 का आधा किया 8, बचा हुआ 10, तो यहां से 6 8 10। समझ पा रहे हैं बात को। इवन का तरीका अलग है, ऑड नंबर का तरीका अलग है। फिर से बता रहा हूं एक बात, फिर से बता रहा हूं, अगर 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा करेंगे 32, 32 को 2 के गैप पे तोड़ेंगे 15 और 17, 8 15 17 ट्रिपलेट।
ऐसे भी ट्रिपलेट बनते हैं और कुछ ट्रिपलेट याद करने के लिए भी हैं जो जरूरी हैं। 9 40 41, 11 60 61, ये सब तो इसी से बन जाएंगे। 12 35 37, जितने इसमें से याद होते हैं आपसे याद कर लीजिए, जितने नहीं होते मत करिए। भानु तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, प्रिया लिख रही है। बताओ क्या मतलब है प्रिया को? कोई लेबल नहीं है प्रिया तुम्हारा। तो लड़कियां भी इस तरीके की बातें कर रही हैं लड़कों से कि तेरी गर्दन उड़ा लूंगी। लड़कियां भी लड़कों जैसी बन जाएंगी तो कैसा माहौल हो जाएगा। 2 लड़कियों में लड़ाई हो गई छोटी सी बात पे, उसने एक गोलगप्पा ज्यादा खा लिया, फोन करके वो बुला रही है, हेलो सीमा मेरी रीता से लड़ाई हो गई है, तो 6 लड़कियां लेके स्कूल के गेट पे मिल। जैसे लड़के नहीं कहते लड़के बुला रहे हैं, मैं देखूंगा अब तुझे। उसने 6 लड़कियां बुला ली, बोली मैं 12 बुलाऊंगी। बीच में 8 लड़के आ गए, यार दोस्ती करते हैं, लाओ गोलगप्पे के पैसे हम दे देते हैं, बात खत्म करो, और सब मिलके मूवी देखने चलते हैं। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इन द रेशियो 3 4 5 दिस ट्राइंगल इज। अगर एक त्रिभुज के कोण 3 4 5 के अनुपात में हैं तो वो कैसा होगा? 4 3 7 5 12, 12 की वैल्यू 180, एक की कितनी होगी? 15, 15 का मतलब 3 15 तिया 45, 15 चौका 60 और पन्ना 75। तो कैसा त्रिभुज दिख रहा है आपको? आप देख भी सकते थे कि बड़ा कोण बाकी के 2 कोणों के जोड़ से क्या है? छोटा है। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले ही कहा कि बड़ा कोण बाकी 2 के बराबर है तो राइट एंगल, बड़ा कोण इन दोनों से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, बड़ा कोण इन दोनों से छोटा है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। बोलो। एक त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाओं की माप, आप बताइए, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, होगा। 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, होगा। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, होगा। 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी की 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 12 13 है। जल्दी से एक लाइन में उत्तर बताएंगे, जल्दी से। 2700 लोगों ने हमें लाइक किया, अच्छा लग रहा है। उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई की लंबाई ज्ञात करें। देखिए ये कह रहा है एक त्रिभुज है 5 12 और 13। अब आपको एक चीज समझनी है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हाफ आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, ये कौन लिख रहा है? बार बार लाइक करो शेयर करो भाइयों, बार बार लिखने की क्या जरूरत है? कौन लिख रहा है? कोई जरूरी है क्या लाइक शेयर करना? ठीक है, अभी जैसा चल रहा है कोई बात नहीं, चलने दीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा पढ़ेगा भी तो सही ना, वो इसी चीज में थोड़ी बिजी रहेगा। जो पढ़ रहा है उसको तो पढ़ा दें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बड़ी भुजा है, अब अगर ये बड़ी भुजा है तो मैंने कहा इसको यहां से यहां मिलाते। बड़ी भुजा पे सबसे छोटा लंब होता है, इसकी वजह समझिए, क्योंकि जो डेल होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी एरिया तो फिक्स रहेगा, आप कोई सा भी बेस ले लो, कोई सी भी हाइट ले लो। आप चाहते हो हाइट छोटी हो तो फिर बेस बड़ा होना चाहिए, तो इन्होंने यही कहा है कि हमें छोटा बेस बताइए और छोटा परपेंडिकुलर बताइए। तो छोटा परपेंडिकुलर होगा बड़े बेस पे। तो मैं भी इस ट्राइंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल देता हूं। हाफ 5 गुणा 12 बराबर हाफ 13 गुणा h। 2 से 2 कट गया, h कितना आ जाएगा? 60 बटे 13। h कितना आ जाएगा? 60 बटे 13, 13 चौका 52, 4.6 इज द करेक्ट आंसर। 4.6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो ये कोई लिखे ही जा रहा है बार बार, कौन हैंडल कर रहा है इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है, अब पढ़ने जा रहे हैं हम साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब, और किस किस तरीके के सवाल इन रूल्स पे आए हैं, इस सब पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर IIT JEE का भी एक चैनल बना लीजिए और पढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, करते हैं, उस पर भी काम करना ही पड़ेगा अब।
अब नए सिरे से चीजें शुरू करनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन एंड कोसाइन रूल, जया और कोज्या नियम। साइन रूल क्या है? द रेशियो ऑफ द साइड एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। मैं इस चीज को आपको समझाता हूं, थोड़ा सा प्रूफ करके भी बता देता हूं। प्रूफ की जरूरत नहीं है, इतना समझिए। जैसे ये ए है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो साइन रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। साइन रूल क्या कहता है कि ए बटे साइन ए, बी बटे साइन बी बराबर सी बटे साइन सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। ऐसे भी लिख सकते हैं। साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉस नियम क्या होता है? कॉस को भी बहुत आराम से समझ सकते हैं। कॉस नियम क्या है? जैसे मुझे इस ट्राइंगल में कॉस ए निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। कॉस ए, तो मैं ये कहता हूं कॉस ए निकालने के लिए इसके सामने की भुजा ए माइनस में आ जाएगी, ए स्क्वायर। अब बची हुई दोनों भुजाएं प्लस में आ जाएंगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे, ये बी और सी है तो ये 2bc आ जाएगा। कॉस ए क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बट ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने ऐसे सिखा दिया कि ए के सामने की भुजा ए तो माइनस में आ गई, बाकी की दोनों भुजाएं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2bc, ठीक है। क्लियर है ये बात? किसी को भी डाउट है तो बताओ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना, एक चीज और लिख लेना इसमें। इतनी सी बात लिख लेना कि जैसे किसी ट्राइंगल में ये एंगल ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की बी, सी के सामने की भुजा सी, तो अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो जब हम इसमें लगाते हैं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर, जो इसके सामने की भुजा है, वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी होती है। और वहीं अगर एंगल ए बराबर 120 डिग्री हो, 120 डिग्री, तब हम कहते हैं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी होता है। बोलो, ये वाली बात लिख लीजिए फटाफट से। मैंने कहा एंगल ए बराबर अगर 60 डिग्री है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी। एंगल ए बराबर 120 डिग्री है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। बात खत्म। सर कोसाइन रूल का प्रूफ, कोसाइन रूल के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर डाल के प्रूफ निकाल सकते हैं आराम से। अभी पेपर में कम वक्त बचा है इसीलिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, जब मुझे लगेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ उस हद तक पढ़ा रहा हूं कि चाहे आपका प्री हो और चाहे आपका मेंस हो, इतने कम समय में आप पूरी ज्योमेट्री रिवाइज कर लोगे और एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आप खुद देख सकते हैं सामने से। देखें, द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर इन द रेशियो 1:2:3, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? भाई हमने अभी पीछे देखा, हमारा साइन रूल क्या कह रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी अगर निकालना है तो उसका अनुपात क्या होगा? साइन ए साइन बी साइन सी, यही होगा। अब ये एंगल का अनुपात है, यानी 3 और 2 5 और 1 6 की वैल्यू 180 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं 1 की 30 डिग्री, 2 की 60 डिग्री और 3 की 90 डिग्री। 30 60 और 90 डिग्री है। अगर ये 30 60 और 90 डिग्री है तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन 60, सॉरी साइन 30, साइन 60, साइन 90। तो 1/2 √3/2
और 1, 2 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 1√3 और 2। इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं बच रहा जिसका ए नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2800 लोगों ने पसंद किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 12, AC बराबर 10 और कोण BAC बराबर 60 डिग्री। भुजा BC की लंबाई का मान क्या है? भुजा BC की लंबाई का मान क्या है? देखो त्रिभुज एबीसी में एक 12 आ गई, एक 10 आ गई भुजा। आप देखना, आपके सामने लिख रहा हूं, और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो कितना फायदेमंद है, उससे कितनी आसान हो जाएंगी चीजें। AB 12, AC 10 और ये B और ये C और ये X। तो मैंने कहा था ये 60 डिग्री है, यानी x² बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 12 गुणा 10, माइनस 12 गुणा 10। तो x कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 144 में से 120 जाएंगे, 24 बचेगा, 124। 124 का मतलब आप ही बताइए, लगभग 11 दशमलव समथिंग आ जाएगा। CGL प्री 1 दिसंबर को सवाल पूछा गया है, मैंने नहीं बनाया, CGL ने पूछा है। अतुल पांडे जी कह रहे हैं सर मैंने तो सब्सक्राइब भी कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत, कमाल कर दिया आपने तो। एक त्रिभुज एबीसी में कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 45 डिग्री, AC बराबर 3√2। तो BC की लंबाई क्या होगी? मैं चित्र बना देता हूं, जब तक आप उत्तर निकालिए फटाफट से। ABC, A कितना है? 30 डिग्री, B कितना है? 45 डिग्री, AC कितना है? 3√2। हमसे BC पूछ रहा है X। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइन 30 या X बटे साइन 30 बराबर 3√2 बटे साइन 45। तो क्या आ जाएगा? साइन 30 का मतलब 1/2 गुणा 3√2 और नीचे 1/√2, √2 ऊपर आ जाएगा। √2 और √2 2 बनेंगे, x कितना आ जाएगा? 3। ये इस सवाल का उत्तर है। क्या आप लगा पा रहे हैं? आप साइन रूल लगा पा रहे हैं? आप कोसाइन रूल लगा पा रहे हैं? आपको चीजें याद हो पा रही हैं भाई? कॉमेडी गुरुदेव हमारे साथ जुड़े हुए। आगे बढ़ रहे हैं। एक त्रिभुज एबीसी में AC बराबर 20, BC बराबर 10 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेंटीमीटर है। तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी? AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी? बड़ा ही ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत अच्छा सवाल है। त्रिभुज एबीसी में AC बराबर 20, BC बराबर 10 और क्षेत्रफल 80 है। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। लुंगी धो रहे थे साबुन से, रूमाल कर दिया। देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से हाइट खींच दूं, यहां से एक हाइट खींच दूं h, तो आप मुझे h बता सकते हो? तो आप कहेंगे हाँ जी बता सकते हैं। एरिया होता है हाफ इंटू 20 इंटू h बराबर 80। तो h कितना आ गया? h 8 आ गया बेटा, h 8 आ गया। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा है
मैं कह रहा हूं कि ये 8 है, तो ये 8, ये 10, ये कितना होगा 6। मानते हो या नहीं? ये 6 होगा। अगर ये 6 तो बचा हुआ 14 होगा। बोलो मानते हो? यस। अब मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो मैंने कहा 2 तो बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 7 7 49 65, 2√65 उत्तर आ गया। किसी का भी आया था 2√65। सर हमारे पिताजी हमें दिल्ली नहीं आने दे रहे, एसएससी के लिए क्या करें? कोई जरूरत ही नहीं दिल्ली आने की। किसने बुलाया कि एसएससी के लिए दिल्ली आना है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है दिल्ली आने की, कोई भी जरूरत नहीं है दिल्ली आने की। तुम बेवकूफ हो अगर आना चाहते हो दिल्ली तो। ये सवाल देखें, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और DBC पर स्थित एक बिंदु है। यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AD बराबर 8 सेंटीमीटर, तो CD की लंबाई क्या है? वाह, गजब मजा आ गया इस सवाल को देख करके। कोई बता सकता है? तुम हंस लिया करना, मैं ही रो लूंगा, तुम चलना फूल की राहों पर, मैं ही कांटों को झेल लूंगा। भाई ये मुझे भूत लगता है, कोई प्रभात रंजन नॉर्मल आदमी नहीं है ये घोस्ट है, ये मर चुका है उसकी यादों में। ये प्यार में तड़पता हुआ कोई आशिक है। A, B और C। DBC पर एक बिंदु है। यदि BD बराबर 5, AB बराबर 12, AD बराबर 8, तो CD पूछ रहा है क्या? आप में से कितने सारे लोगों को ये पता है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने चैनल पे एक स्टेवर्ट थ्योरम बताई थी। मैंने कहा था कि अगर, जिसको ने नहीं पढ़ी है वो अब पढ़ लेगा, कि अगर ये B है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये XY है और ये H है, तो H स्क्वायर बराबर मैंने बताया था B स्क्वायर माइनस XY। याद है? जिसको नहीं याद हो वो अभी लिख लेगा कि अगर ये B और ये B और ये H, तो H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर माइनस XY होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर किसी को बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं तो वो हमारे एसएससी अभिनय मैथ्स चैनल से पढ़ सकता है। और बहुत सारे बच्चे अभी बार बार एक ही बात पूछ रहे थे, तो अगर किसी को रिकॉर्डेड कोर्सेज देखना है तो मेरा कोर्स देख सकता है। 88 डेज वीडियो कोर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और लेटेस्ट पैटर्न पे अभिनय मैथ्स ऐप पे भी अवेलेबल है। किसी को कंप्लीट मैथ्स पढ़नी है, लाइव मैथ्स पढ़नी है, तो मैं 23 तारीख से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, शाम को 4:30 से 6:30 जिसकी क्लास है। एक दिन अर्थमेटिक जो कि नंबर सिस्टम से शुरू हो रहा है, और एक दिन एडवांस जो कि ट्रिग्नोमेट्री से शुरू हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कोर्सेज का। बाकी गणित आपने देखा मैंने इतना कुछ पढ़ा लिया है। इसके अलावा अगर आपको जीएस पढ़नी है या जीएस के अलावा इंग्लिश पढ़नी है, तो हम रिवीजन टू प्रैक्टिस बैच भी लेके आए जहाँ पे कंप्लीट रिवीजन करा रहे हैं। तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन बाकी के टीचर से अगर आपको पढ़ना है और मान लेते हैं कि आपके पास फीस भी नहीं है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हेल्प मांग सकते हैं। आपकी जरूर हेल्प की जाएगी, व्हाट्सअप कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। अब मैंने यही स्टेवर्ट थ्योरम इस सवाल में लगा दी, तो क्या होगा? 8 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, तो 5x कितना होगा? 144 माइनस 64 बराबर 144 में से 64 जाएंगे तो 0, 14 में से 6 गए तो 8, x कितना आ जाएगा? 16। x 16 आ जाएगा। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। एक बच्चा पूछ रहा है पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, पॉलिटी का नहीं पूरे जीएस का ही कंप्लीट कोर्स है। 88 डेज वीडियो कोर्स जीएस का भी अवेलेबल है मैथ्स के साथ साथ, वो भी देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी 1-2 दिन में आने वाला है, शायद आजकल में आ गया होगा। अगर कोई बच्चा इस सवाल में भी स्टेवर्ट लगा दे, CHSL 2019 में ये सवाल आया, तो मैं मानता हूं कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई नहीं है अगर आप इस सवाल में भी स्टेवर्ट लगा देते हो तो। ठीक है, जैसे ए बी और सी, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी यानी कि 17 सेंटीमीटर, और डी बी सी पर एक बिंदु है। यदि सी डी बराबर 4 है, ये मैंने x मान लिया, ये 17 दे रखा है, ये कमबख्त 15 दे रखा है, तो लगा सकते हैं? लगा सकता है कोई बच्चा जो पढ़ाया है मैंने क्या बताया कि 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर
-4x। आपने देखा कि 4x कितना आ गया, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बराबर 64। कोरिया का बच्चा बता देगा x कितना है, 16। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। कौन सा सवाल था ये आज की क्लास का? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। यानी अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में भी मैंने आज बहुत सारी बातें बताई। अब अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल के अंदर सिर्फ दो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी रह गई हैं। उनका नाम है कॉन्ग्रुएंसी और एक का नाम है सिमिलरिटी। तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं अभी पढ़ा दूं, और आप अगर इजाज़त दें कि एक एडवांस प्रॉपर्टी पे अगली क्लास ले लीजिए या एक रिकॉर्ड करके क्लास डाल दीजिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की कंप्लीट, तो मुझे बता दीजिए जैसा कि आप चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, आप बता सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। पढ़ा दो सर, अभी अभी खत्म कर दो। एक बच्चा कह रहा है सर मजा आ गया सर, जल्दी बोल दो भाई। चलिए खत्म करते हैं पढ़ा के। देखें भाई क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी, एक एक चीज लिख के लाया हूं, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा क्या है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब ही होता है सभी अंग समान। सर्वांग समता का क्या मतलब होता है? सभी अंग समान, ठीक है। Two triangles are said to be congruent if their sides have the same length and angles have same measure. Two triangles can be superimposed side to side and angle to angle. The symbol of congruency is ये। देखिए ऐसे समझ लीजिए, अमिताभ बच्चन का डबल रोल है मूवी में डबल रोल है, तो ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। ओ सॉरी, कॉन्ग्रुएंसी है, सब कुछ समान है। लेकिन अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है, ये सिमिलैरिटी है, या ये कह सकते हैं अमिताभ बच्चन को हम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल उतना ही बड़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसी अनुपात में उसको दबा दिया, वो सिमिलैरिटी है, ठीक है। ऐसे समझो कि दो इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं जिनकी भुजाएं भी बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन एक सर्किल बड़ा है, एक सर्किल छोटा है, ये सिमिलैरिटी है तो सर्किल। यानी कि ऐसे समझो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर क्या होगा? शेप एंड साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, शेप एंड साइज दोनों इक्वल होने चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, ठीक है, समानता के अंदर। और सिमिलरिटी के अंदर सिर्फ शेप, साइज जरूरी नहीं है, आकार सेम होना चाहिए। यानी अगर इक्विलेटरल है, एक छोटा इक्विलेटरल एक बड़ा इक्विलेटरल, दोनों क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यही लिखा कि देखिए अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीक्यूआर के, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर हो गया, तो मैंने कहा कि AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, QR बराबर BC, AC बराबर PR, एंगल A बराबर P, एंगल B बराबर Q, एंगल C बराबर R। देखिए जब ऐसा हो कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही है सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब है सभी अंग समान। अगर सभी अंग समान हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने लिखा भी है कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग इन रेडियस, करस्पॉन्डिंग सर्कम रेडियस, करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, सब कुछ बराबर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ बराबर हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। अब जब सब कुछ बराबर हो जाएगा तो क्या हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए भी सब कुछ बराबर करना पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सर्वांग समता की शर्त है, कुछ बेसिक चीजें अगर बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तब ट्राइंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? एस एस एस, साइड साइड साइड। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं
किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। SAS, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो भी सर्वांग सम हो जाएंगे। ASA, एंगल साइड एंगल, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा और उस पे बने दोनों एंगल, किसी त्रिभुज की एक भुजा और उस पे बने दोनों एंगल बराबर है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल एंगल साइड है तो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बराबर है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यानी अब ये कॉन्ग्रुएंसी आपने समझ तो ली, बट इस पे सवाल किस तरीके से आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे कुछ कुछ बातें भी लिखी हैं, आप सवाल देखिए। CGL प्री 2022 में किस तरीके का गंदा सवाल आया। क्या ऐसा सवाल पेपर में पूछना चाहिए था, आप बताओ? क्यों नहीं पूछना चाहिए था, मैं बताता हूं। देखो क्या सवाल है, ये कह रहा है ASA, व्हाट द ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ऑफ ट्रायंगल वेयर A एंड S रिप्रेजेंट एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या है? दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों। नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी, और बड़ा करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं बच्चों। ये देखो पहला वाला होगा क्या? नहीं। इसका मतलब तो ये है कि दो एंगल और उनके बीच की भुजा, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे यदि दो कोण और एक त्रिभुज की सम्मिलित भुजा दो कोणों और दूसरे त्रिभुज की सम्मिलित भुजा के बराबर हो। दो एंगल और एक साइड। सर सत्तू और ऋचा कहाँ हैं? दोनों ने शादी कर ली, चले गए, आपस में नहीं, अलग अलग। ये सवाल देखिए CGL प्री में ही आया, ये सवाल भी CGL प्री में ही ये सवाल पूछा गया है कि एक त्रिभुज ABC और DF में एंगल A 55 है, AB DE के बराबर है, एंगल E 85 और F 40 है। देखो एक बात बताओ, अगर ये सर्वांगसम है तो ना तो E बराबर है और ना ही F। A 55 है, इसका मतलब A के साथ इसका कौन सा होगा? D होगा। D होगा, D बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं, उनके बीच का कोण बराबर है। जब दो भुजाएं बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, तो SAS प्रॉपर्टी लग जाएगी भाई, SAS प्रॉपर्टी। सत्य हनीमून पर गया है सर, वाह, मैथ्स मानिया। कितने लोगों ने पसंद किया है? 3200 लोगों ने पसंद किया है, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। SAS प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। सोचो ऐसे सवाल आए प्री में, आप सोच सकते थे? पहले आते थे क्या कभी ऐसे सवाल? कभी नहीं आते थे, कभी नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि ABC और PQR मेंस में भी आया है, मेंस जो अभी हुआ है 7 मार्च को, और ये प्री में भी आया है CPU में। ABC और PQR दो त्रिभुज हैं, ABC और PQR ये हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए AB ऐसे चेक करते हैं, AB यानी पहले वाली भुजा, तो वो PQ के बराबर होगी, तो AB अगर 5 है तो PQ 5 होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि B 40 और A 80, तो C 60। अब C लास्ट में आ रहा है, इसमें लास्ट में कौन सा आ रहा है? R, तो R 60 होगा, तो B इज द करेक्ट आंसर। R 60 होगा तो B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। जो दूरी लिखूं तो बेपनाह मोहब्बत बन जाना, जो हंसी लिखूं तो मेरे होठों पे ठहर जाना, जब भी लिखूं तुम्हें प्यार में अपनी कलम से, बनकर इश्क तुम बस मुझ में सिमट जाना। वाह वाह, कितना बढ़िया लिखता है ये लड़का, दिल छू लिया इसने तो, गांठें तोड़ देनी चाहिए इसकी। PQ बराबर 5, एंगल R बराबर 60, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC में D और E, ये सवाल भी बहुत प्यारा है। BC पर स्थित बिंदु इस प्रकार हैं कि AD बराबर AE, एंगल BAD बराबर CAE। ये सवाल आप खुद से करो, बहुत अच्छा सवाल है। ये 13/4/2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था CGL में। सर मेरे से शादी करोगे क्या? KLR, क्या बोलूं इसको यार, कह रही मेरे से शादी करोगे क्या? नहीं, अभी मन नहीं है।
साफ मना है मेरी तरफ से, कहीं और जुगाड़ सेट करो। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डी और ई बीसी पर स्थित दो बिंदु हैं। डी और ई बीसी पर स्थित दो बिंदु हैं, ठीक है। एडी बराबर एई, एडी बराबर एई, बीएडी बराबर एंगल सीएई, बीएडी बराबर एंगल सीएई। ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। AB बराबर 2p प्लस 3, AB बराबर 2p प्लस 3, BD बराबर 2p, BD बराबर 2p और AC बराबर 3q माइनस 1, CE बराबर q, CE बराबर q। अच्छा, आप एक चीज तो देख रहे हो बहुत ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा। अच्छा, ये अल्फा और ये बीटा है तो ये बीटा माइनस अल्फा होगा, एक्सटीरियर एंगल, ये भी बीटा माइनस अल्फा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों ट्राइंगल में ABD में कि ये ABD में ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है और ये दो कोण बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपस में, AC कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई, बीटा माइनस अल्फा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। हम ये कह सकते हैं कि 2p प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1, ये कह सकते हैं। दूसरा, ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो गई, यानी q बराबर 2p भी हो गया। अगर मैं यहाँ 2p की जगह q रख देता हूँ, यहाँ q रख देता हूँ, q, तो q प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1, यानी 4 बराबर 2q, तो q कितना आ जाएगा भाई 2, और q अगर 2 आ गया तो p कितना आ जाएगा 1, तो p प्लस q पूछा है, 1 प्लस 2 क्या होगा 3। बहुत अच्छा सवाल पूछा था ये, जो भी हो पेपर में बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल, मैं ये मानता हूं। कहीं कोई डाउट या कहीं कोई दो राय इस सवाल में नहीं है। आई एम सेलेक्टेड इन एयरफोर्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अगर आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए हैं तो भगवान आपको और आगे लेके जाए। ऐसा ही सवाल CGL मेंस 2019 में भी आया, CGL मेंस 2019 में भी ऐसा सेम सवाल आया। मैं चाहता हूं कि इसे आप घर से करें, खुद से करें, ठीक है, क्लियर है बात। एक सवाल और कर लीजिए बस, प्री में आया हुआ कॉन्ग्रुएंसी पे एक सवाल और प्री में आया हुआ कर लीजिए, बाकी होमवर्क मैं दूंगा। जल्दी से उत्तर बता दीजिए, जल्दी से। सर मैं ऑडिटर बन गया CGL 2022, कॉन्ग्रेचुलेशन शुभम शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। देखिए त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC के, त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, BE परपेंडिकुलर है AC के, BE परपेंडिकुलर है AC के, AD और BE को F पर काटा गया है और BF बराबर AC है। बहुत ध्यान से समझना है, मैं ये कह रहा हूं कि ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वापस अल्फा है। अब मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल ले रहा हूं क्योंकि BF यानी कि ये और AC यानी कि ये, दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं। आप बताओ, ये अल्फा है तो ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, और ये A है तो ये भी A होगा। तो मैं ये नहीं कह सकता कि यहां पर भी भुजा A और उस पे दो कोण अल्फा और 90 माइनस अल्फा, यहाँ पे भी भुजा A और यहाँ पे भी अल्फा और 90 माइनस अल्फा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल BFD कॉन्ग्रुएंट होगा, BFD कॉन्ग्रुएंट होगा ACD के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इनके 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा यानी कि BD
और 90 माइनस अल्फा के सामने की भुजा बराबर AD भी बराबर होगी। बोलो, क्योंकि जब कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका सब कुछ बराबर हो जाता है। मानते हैं इस बात को? जब दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सब कुछ बराबर। 90 माइनस अल्फा के सामने की ये भुजा भी बराबर, 90 माइनस अल्फा के सामने की ये भुजा भी बराबर। और जब ये बराबर हो गई तो अब समझना, अब देख लो मैंने क्या क्या बराबर कर दिया। मैंने ये बराबर कर दिया भाई, मैंने कह दिया ये और ये बराबर है। अब आप बताओ, ये 90 है और ये बराबर है, तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों एंगल 45-45 के होंगे? लगता है नहीं? यही पूछा था सवाल में यही पूछा था भाई। बोल दो जल्दी। सर आनंद में हूं आज, थोड़ा देर बाद परम आनंद में रहूंगा। वाह वाह प्रभात लंगड़ा, वाह, कमाल कर दिया लंगड़े ने, दिल छू लिया सबका। भगवान ऐसा लंगड़ा सबको दे, भर भर के दे। और भी सवाल CGL प्री में इस बार आए हैं कॉन्ग्रुएंसी पे, आप देख सकते हैं कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंसी डिसाइड करते हैं। जैसे B और F एंगल बराबर है, तो B और F, जैसे B यहाँ बीच में है और यहाँ F पहले है, तो ये गलत है ऑप्शन। ये हो सकता है, यहाँ भी ये हो सकता है, यहाँ भी ये नहीं हो सकता, बात खत्म। अब और AC और ED बराबर है, AC और ED हो सकता है, AC और ED हो सकता है। और क्या क्या दिया हुआ है बराबर में? एंगल A और एंगल E भी बराबर दिए, यानी शुरुआत A और E से होगी, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्या इस सवाल में मुश्किल थी? मैं पूछता हूं आपसे, क्या इस सवाल में मुश्किल थी भाई? बोलो बोलो दोस्त बोलो। सर X वापस आना चाहती है, क्या करें सर? प्लीज मोटिवेट करो। सेम सवाल है, ये कह रहा है कि BPQ और ASR बराबर है, एंगल A बराबर 1/3R बराबर S, फिर एंगल Q ज्ञात कीजिए, क्या होगा? Q तो R के बराबर होगा, सभी कोण डिग्री में है। वाह, ये सवाल कैसा पूछा है? ये सवाल बताएगा कोई? कोई भी बच्चा जल्दी से। सर मुझे एक लड़की से प्यार है और उसे किसी और से। ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि प्यार आजकल जो हो गया है ना, वो मैं आपको बताता हूं, ईगो सेटिस्फेक्शन की खुराक हो गई है। आपको जिससे होगा उसे किसी और से होगा, प्रेम के बदले आप प्रेम कभी नहीं ले पाओ। उसको जिससे होगा उसको किसी और से होगा। यही संसार का दौर इस वक्त जो है वो चल रहा है। मैं इस पे कभी एक अच्छा वीडियो बना के आपको बताता हूं, फिर आप समझ पाओगे। देखिए BPQ और ये ASR बराबर है, तो हम ये तो कह ही सकते हैं यहां से कि B एंगल A के बराबर है, P एंगल S के बराबर है, Q एंगल R के बराबर है। ये तो मुझे पता चल गया भाई, Q R के बराबर है, P S के बराबर है, A B के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है फिर? और एंगल A बराबर 1/3 ऑफ एंगल R। R है किसके बराबर? देखो ये भी कह रहा है कि एंगल R बराबर एंगल 3 ऑफ एंगल A, और एंगल A बराबर किसके है? B के। तो ये 3B के बराबर भी है, R 3B के बराबर भी है। और किस किस के बराबर है? Q की बात करें तो Q R के बराबर है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे इतना तो पता है ना कि B प्लस P प्लस Q बराबर 180 होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। अब P किसके बराबर है? S के,
और s किसके बराबर है, खुद देख रहे हो आप, s किसके बराबर है, 1/3 r के। लिख देते हैं हम तो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमें p निकालना है, q निकालना है, तो p किसके बराबर था यहां से, s के, और s खुद किसके बराबर है, 1/3 r के, 1/3 r के, और r और q आपस में बराबर है, तो मैं इसको 1/3 q लिख सकता हूं। वाह वाह यार, क्या गजब सवाल है। और b बराबर है r/3 के, देखो b यहां से बराबर है r/3 के, और r q के बराबर है, तो q/3। बाप रे बाप, बराबर 180। क्या सवाल था भाई यार। 1/3, 1/3, 2/3, 5/3 q बराबर 180। मुझे नहीं लगता कि ये किसी बच्चे को समझ में भी आया होगा, क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाहते, दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। आया किसी का उत्तर, आया किसी का उत्तर, मैं ये पूछ रहा हूँ। 3500 लोगों ने पसंद किया है, जबकि लोग तो ज्यादा भी हो सकते थे पसंद वाले हैं। सही है बेटा, मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इस सवाल को दोबारा समझाता हूं, इस सवाल को दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैं ये कह रहा हूं, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मैं कह सकता हूं ना कि बी ए के बराबर, पी एस के बराबर, क्यू आर के बराबर। अब मुझे सिर्फ क्यू चाहिए, और मुझे ये भी पता है तीनों कोणों का त्रिभुज का जोड़ 180 होगा, बीपी क्यू बराबर 180 होगा, होगा या नहीं। अब आपने कहा कि जी क्यू तो ठीक है, आप पी का बताओ, तो मैंने कहा पी बराबर है एस के, है या नहीं, पी एस के बराबर है, और एस बराबर है r/3 के, और r खुद q के बराबर है, तो मैंने इसको लिख दिया q/3। अब बात आई b की, कि b बराबर है a के, और a बराबर है r/3 के, r बराबर है q/3, r और q बराबर है, तो बात खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई सवाल आएगा तो कर लेंगे। ये सवाल भी होमवर्क में कर सकते हैं, आसान सवाल है। ये सवाल भी सीजीएल प्री में आया, होमवर्क में कर सकते हैं। अब आगे बताइए, आगे अभी और भी पढ़ने का दिल है या खत्म करें, जल्दी बोलो। आगे अभी और भी पढ़ने का दिल है या खत्म करें, बोलो दोस्त। एक क्लास ट्राइंगल में और लेनी पड़ेगी, जहां हमें सिमिलैरिटी और सारे सेंटर्स कराने पड़ेंगे। चाहे तो मैं रिकॉर्ड करके डलवा दूंगा, सिमिलैरिटी और सारे सेंटर्स। अब आप देख लो क्या करना है, बोलो जल्दी बताओ। 101 मिनट हो गई हैं हमें पढ़ते हुए, ज्यादा टाइम हुआ नहीं, खत्म करें। पढ़ाइए सर, अभी सौरभ दुबे कह रहे हैं पढ़ाएं भाई, अभी खत्म करें पढ़ा के। बोलो भाई, जल्दी बढ़े आगे, एक बार दिखाना भाई कमेंट क्या कर रहे हैं। सर निपटा दो सर, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ठीक है भाई। चलिए, सिमिलरिटी क्या कहती है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी बराबर होंगे, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन, वी डिनोट द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल ऐसे। यदि दो त्रिभुज, आप ऐसे समझो, अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके एक तो सारे कोण बराबर होते हैं, तब वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और अगर वो सिमिलर होते हैं, और अगर वो सिमिलर हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। मैं ये कहूंगा, मैं आपको ऐसे लिखा देता हूं, आप ज्यादा टेंशन मत लो। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, सिंपल भाषा में बता देता हूं, ABC और DEF, ABC और DEF, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, मैं ये कह देता हूं कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, लाइक AB बटे DE बराबर होगा BC बटे EF बराबर होगा AC बटे DF।
ये किस किस के बराबर होंगे? इनकी हाइट का रेशियो, इनकी मीडियन का रेशियो, इनके स्मॉल r1 और r2 का रेशियो, इनके कैपिटल R1 R2 का रेशियो, इनके पेरीमीटर का रेशियो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ इनके एरिया का रेशियो। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनकी सारी भुजाओं का अनुपात उनके एरिया के अनुपात के अंडर रूट के बराबर होता है। एक बच्चा पूछ रहा है सर एमटीएस से चपरासी बनते हैं क्या? हाँ भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या है? अगर दो एंगल बराबर हैं एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तो एंगल एंगल सिमिलरिटी हो जाएगी। अगर तीनों एंगल बराबर हैं, अगर तीनों एंगल बराबर हैं, एंगल 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 तो सिमिलरिटी हो जाएगी। और अगर ट्रिपल एस हो गया यानी साइड साइड सिमिलरिटी, ऐसे समझ लो आप कि अगर कोई दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, इस पे सोचने की बात नहीं है। एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल। लेकिन आपको अगर सिर्फ सिमिलरिटी की बात करनी है तो या तो दोनों एंगल बराबर हो जाएं, और दोनों बराबर होंगे तो तीनों तो अपने आप बराबर हो ही जाएंगे। अगर एक त्रिभुज के मिनिमम दो एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के बराबर हो गए तो हम कहते हैं कि सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, अब देख लीजिए इसका फायदा देख लीजिए कि हमने क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बराबर रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। अगर उस अंडर रूट का आप स्क्वायर कर देते तो क्या आ जाता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड क्या होगा? ए बी अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर, बी सी अपॉन वाई जेड का स्क्वायर, ए सी अपॉन एक्स जेड का स्क्वायर। वेयर x1 एंड x2 कैन बी मीडियन, सर्कमरेडियस, इन रेडियस, एल्टीट्यूड, पेरीमीटर, कुछ भी हो सकता है। वही चीज मैंने पीछे बताई, वही चीज यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सवाल करते हैं। छोटे छोटे सवालों से उत्तर बताने हैं। ये सवाल देखेंगे। देखिए अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ABC और DEF का अनुपात, ABC और DEF का अनुपात भी बराबर होगा। कैसे? देखो कैसे हम निकालेंगे। जैसे परिमाप पूछा है तो मैं ये कह रहा हूं कि ABC का परिमाप पूछा है x मान लिया और DEF का कितना है 25। अब ये किस रेशियो के बराबर होगा आपको ये देखना है। तो जैसे भुजा आप AB ले रहे हो तो बाकी अगर और भुजा D भी रखी होती ना तब भी हम क्या करेंगे, पहला दोनों AB तो पहला दोनों DE। ये किसके बराबर होगा? AB अपॉन DE। कितना है AB? 9.1, 6.5, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। तो x कितना आएगा? 55 25, 5 सत्ते 35। ये उत्तर है। 35 सबका आ गया था, खुद जूनियर आनंद साहब का आ गया। आनंद साहब पे मुझे पूरा भरोसा रहता है। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, EF A है तो BC क्या होगी बताओ। अब आपको पता है कि अगर मैं ये देखूं कि BC तो BC के बटे में क्या आएगा? EF बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया ABC का, इस ट्राइंगल का DEF का, यही आएगा भाई क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है। तो मैंने कहा कि BC क्या होगा निकालना है और EF क्या होगा? A बराबर अंडर रूट ऑफ ABC, ABC बोले तो x स्क्वायर, DEF बोले तो y स्क्वायर बराबर x बटे y।
तो हम ये कह सकते हैं BC कितना आ जाएगा, AX/Y। सी इज द करेक्ट आंसर। सब बच्चों का आ भी रहे सी, सर मेरे पापा पर पैसे नहीं और मेरी गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं गांव से बाहर जाना चाहता हूँ, क्या करूं? प्रियांशु, ये कोई बहाना नहीं है कि गांव में रह के पढ़ाई नहीं हो पा रही, करोगे तो सब हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा भाई। अब देखिए इन्होंने कहा है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, यानी साइड का रेशियो दे दिया भाई। साइड का रेशियो क्या है, √3 और √2। तो एरिया का अनुपात क्या होगा, 3:2। स्क्वायर हो जाएगा एरिया का अनुपात, वही उत्तर है 3:2। क्या मुश्किल था ये सवाल? सोचो ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं और तुम क्या पढ़ना चाहते हो मुझे नहीं पता। वैसे मैंने ज्योमेट्री हर एंगल से हर तरीके से पढ़ाई भी है, बट अभी वक्त कम है, अभी मेरा सीधा फोकस प्री पे है कि बच्चों का प्री अच्छा हो। त्रिभुज ABC और FD इस प्रकार हैं कि AB 9, ये देखिए दोनों क्या है, इन्होंने क्या दे दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो मैंने पहले BC लिखा। अब BC क्या है, लास्ट के 2 हैं, तो यहाँ पे भी लास्ट का 2 आएगा DE, ये ध्यान रखना है बेटा बस। अब मान लेते हैं आप AB लिख रहे हैं इसके बराबर में AB, तो AB के बटे में क्या आएगा, FD। ठीक है, FD आएगा। अब BC निकालना था, DE सवाल में 12 दे रखा है, AB सवाल में 9 है, FD सवाल में 16। 4 चौक 16, 4 तिया 12, BC कितना आ गया, 9 तिया 36, 9 तिया 27/4, 27/4 का मतलब 4 छिंग 24, 6 से 3/4। आ रहा है किसी का उत्तर? सर मेरा नाम ले लीजिए, मैं बिहार बेगूसराय बलिया से कमल कुमार। वाह कमल वाह, कमाल कर दिया कमल ने। मजा आ गया भाई, बहुत कुछ पढ़ाया, मैं 65वें सवाल पे चल रहा हूँ, मजा आ गया। कोई CGL प्री में आया भाई ये सवाल, ये देख लीजिए। इसके लिए थोड़ा सा पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें जान लीजिए, जो कि सिमिलरिटी का ही पार्ट है। कि जब कोई हमें ऐसे कह देता है ABC एक ट्राइंगल है और किसी ने हमसे कह दिया कि DE पैरेलल है, हिल्स थ्योरम कहते हैं इसको, कि DE पैरेलल है BC के। तो जब ये DE पैरेलल हो जाती है BC के, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ADE सिमिलर हो जाता है ABC के, एंगल बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में AD/DB बराबर होता है AE/EC। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD उस ट्राइंगल की भुजाएं, AB इस ट्राइंगल की भुजाएं, बराबर AE/AC। बात खत्म। ये भी कह देते हैं, बोलो भाई। ये लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद फिर अगला सवाल करिए। ऋचा कहाँ है? ऋचा, ये निगाहें ढूंढ रही हैं ऋचा को। ओहो ऋचा, एक बार रिप्लाई कर दो इन लोगों का प्लीज। देखो त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है AB के, जहां D और E क्रमशः भुजाओं AC और BC पर बिंदु हैं। यदि AD बराबर x-3, AC बराबर 2x, BE बराबर x-2, BC बराबर 2x+3, तो x का मान क्या होगा ये बताना है। x का मान क्या होगा ये बताना है। देखिए अभी मैंने पढ़ा कि AC चित्र बना लेते हैं, ABC, DE पैरेलल है AB के, तो मैं ये कह सकता हूं कि AD और AC का अनुपात BE और BC का अनुपात बराबर होगा। ये भी उल्टा भी लिख लीजिए, हम ये भी कह सकते हैं कि AD/AC बराबर होगा BE/BC, ये भी कह सकते हैं। AD क्या है, x-3, AC कितना है 2x, BE कितना है x-2, BC कितना है 2x+3। बात खत्म। गुणा भाग कर लें, कैसे? गुणा भाग कर दिया हमने,
कट जाएगा, कुछ बहुत कुछ कट जाएगा। गुणा कर रहा हूं यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 3 दूनी 6x माइनस 9 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर, 4x इधर आएगा माइनस 3x, तो खाली x बराबर 9 उत्तर आ रहा है। लो जी, और हमसे पहले आ गया बच्चों का 9। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं कि हमसे पहले 9 निकाल दिया उन्होंने। यही तो इंटेलिजेंसी है बच्चों की, इसी में तो मजा आता है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देख लीजिए, CGL प्री में इसी साल आया है। कमाल की बात तो ये हो रही है कि सवाल इसी साल आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर भुजाओं का अनुपात ये है तो माध्यिकाओं का भी यही होगा। यही तो मैंने बताया, माध्यिकाओं का भी यही होगा, लेकिन उसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, 2/3 का स्क्वायर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4/9। खेल खत्म। चले, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। या और पढ़ने का दिल है तो बता दीजिए, और पढ़ने का दिल है तो बता दीजिए। ये जो मैंने अभी बताई थी थ्योरम, वो मैंने लिख भी दी है यहाँ, आप समझ भी सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, ठीक है। बोलो बोलो भाई। चले, अभी इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। ये वाली थ्योरम वही है जो अभी मैंने पीछे बताई थी, ठीक है। कुछ एक सवाल होमवर्क में जरूर देके जा रहा हूं, वो आप कर लीजिएगा। RW 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 RW, सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। RW CGL प्री में है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। जैसे कि अगर मिड पॉइंट हो गया तो आपको पता है ये एक, तो भुजा का अनुपात 1:2 है, तो एरिया का 1:4 होगा। ये बेसिक सी बात है, इसको भी लिख लीजिएगा, और इस पे भी 1-2 सवाल है, बस और कुछ नहीं है। अगली क्लास में मिलेंगे और बहुत सारे नए सवाल करेंगे, बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे। तब तक विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय। ख्याल रखें, खुश रहें।